तो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। लास्ट जो हमने लेक्चर लिया था उसके अंदर हमने रूल्स का चैप्टर 5 और 6 किया था, यानी चुनाव और विशेषाधिकार। तो चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर 7 जो है उसको पढ़ते हैं और साथ साथ में आप इसके नोट्स भी बना रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर 7 जो है वो है प्रॉपर्टीज। एक मिनट, ये क्या हो गया इसको, प्रॉपर्टीज एंड फंड्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी सहकारी समितियों की संपत्तियां और निधियां। ये हमने देखा होगा कि सेम यही चैप्टर जो है वो हमारे एक्ट में भी आया था और रूल्स में भी इसी टाइटल से ये है। तो हमारा रूल 54 है राइटिंग ऑफ बेड डेट्स एंड लॉसेज, यानी जो खराब ऋण, ऐसे लॉस या फिर ऐसे लोन्स जो रिकवरेबल नहीं है, जो खराब हो गए हैं, बेड डेट्स हैं, जिनको वसूल नहीं किया जा सकता, उनके बारे में यहाँ पर क्या प्रावधान किया हुआ है। सबसे पहले जो बेड डेट्स हैं उनका लेखा जोखा जो है वो किस तरह से रखा जाएगा। सभी ऋण जिन पर ब्याज और वसूली शुल्क शामिल है और जो इररिकवरेबल पाए जाते हैं और रजिस्ट्रार द्वारा जारी ऑडिट रिपोर्ट में बेड डेट्स के रूप में प्रमाणित किए जाते हैं, इनको पहले बेड डेट फंड के खिलाफ लिखा जाता है। यानी सोसाइटी जो है वो एक बेड डेट फंड बनाती है। जो फंड्स का कंस्ट्रक्शन था उसमें हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप के फंड बनते हैं, रिजर्व फंड बनता है, वैसे ही ये एक बेड डेट फंड बनता है। और बेड डेट फंड जो होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि अगर मान लीजिए कभी भी सोसाइटी के अंदर कोई ऐसा लोन जो रिकवरेबल नहीं है, वो एक तरह का क्या हो गया, लॉस हो गया, और उस लॉस को रिकवर करने के लिए क्या होता है कि एक फंड बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बेड डेट फंड। बेड डेट फंड। और ये फंड जो है इसमें हर साल जो है सोसाइटी अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा जो है वो जमा करती है, ताकि इन केस अगर कोई लोन या कोई डेट वापस नहीं आ सके तो यहाँ से उसकी वसूली कर सकें या फिर यहाँ से उसको रिकवर कर सकें, ताकि क्या हो, सोसाइटी का कामकाज प्रभावी नहीं हो, सोसाइटी की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब ना हो। सारे जितने भी तरह के बैंक्स होते हैं वो भी बेड डेट फंड बना करके रखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी किसी ऐसे इंसान को लोन दे दिया जो चुकाने की स्थिति में नहीं है, या फिर उसकी संपत्ति को बेच के भी उस ऋण की वसूली नहीं हो सकती, तो ऐसे डेट को बेड डेट क्रिएट करार देकर के उसे जो है बेड डेट फंड के खिलाफ लिखा जाएगा। यानी उसमें से जो पैसा है वो इसमें चुकाया जाएगा उस फंड से। यदि कोई शेष बचता है तो उसे रिजर्व फंड और समिति की शेयर कैपिटल के खिलाफ लिखा जा सकता है। अब मान लीजिए लोन ऐसा है, बेड डेट फंड जो है वो हमारा खत्म हो गया, लेकिन फिर भी उसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है, फिर भी जो है वो लोन जो है उसका पैसा चुकता नहीं हो पा रहा है, तो सोसाइटी ने जो रिजर्व फंड बना रखा है उस रिजर्व फंड के खिलाफ इसे लिखा जाएगा। मतलब जो पैसा है वो रिजर्व फंड से इसके जो हमारा बेड डेट है उसको चुकाने के अंदर उसका पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये देखिए सारी अकाउंटिंग टर्म्स है। अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर क्या होता है, आप अकाउंट्स की क्लास में भी पढ़ रहे होंगे। जैसे इन्होंने एक जो है बेड डेट फंड यहाँ पे बना रखा है और रिजर्व फंड होता है, रिजर्व फंड। ये सारे के सारे सोसाइटी फंड जो है वो क्रिएट करके रखती है अपने प्रॉफिट में से, कुछ हिस्सा जो है प्रॉफिट में से इन फंड्स को जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर, जैसे हम सेविंग करते हैं ना घर में, कि मान लीजिए अचानक से कोई जरूरत आ गई तो क्या करेंगे, हम सेविंग से उसको जो है पैसा निकाल करके उसकी पूर्ति करेंगे। कभी भी आर्थिक मुसीबत आ सकती है, उसके लिए हम बचा करके रखते हैं। वैसे ही सोसाइटी अपने प्रॉफिट में से इन डिफरेंट फंड्स के अंदर कुछ पैसा बचा करके रखती है, ताकि अगर कोई लोन वापस ना आ पाए तो इन फंड से पैसा उठा करके उस लोन की जगह अकाउंट्स में लिखा जा सके। इन यहाँ पर जो हमने फंड्स बना रखे हैं उनका यूज किया जा सके। अन्य सभी दावे और संचित हानियां, यानी जो अक्यूमुलेटेड लॉस है, जो वसूले के योग्य नहीं है, जो वसूल नहीं हो सकती, ऐसे जितने भी लॉस हैं, इनको ऑडिट रिपोर्ट में असूचित प्रमाणित किए गए हैं को रिजर्व फंड या शेयर पूंजी के खिलाफ लिखा जा सकता है। कहां लिखा जा सकता है, पहले बेड डेट में जाएंगे, उसके बाद में रिजर्व फंड में, और बाकी सभी जितनी भी हानियां हैं, जो अक्यूमुलेटेड लॉस है, सोसाइटी को भी मान लीजिए कोई लॉस हो गया, कामकाज में हो गया, सिर्फ लोन की बात नहीं है, जो डेली रूटीन जो होता है, डेली उनका जो व्यवसाय है, जो कार बिजनेस है, उसमें अगर लॉस हो गया, तो ऐसे लॉस को भी रिजर्व फंड या सोसाइटी की जो शेयर पूंजी है उसके खिलाफ जो है यहाँ पर दर्ज किया जाता है। किसी भी खराब ऋण या हानि को सामान्य सभा की मंजूरी के बिना नहीं लिखा जाएगा। ये जो जनरल मीटिंग होती है जनरल बॉडी मीटिंग, उसकी मंजूरी के बिना नहीं लिख सकते। यहाँ इसके एम्प्लॉइज या फिर इसके जो कमिटी मेंबर्स हैं वो इसको अपने हिसाब से नहीं लिख सकते। पहले जनरल बॉडी के अंदर इसकी जो है स्वीकृति लेनी पड़ेगी कि ये लोन है, ये रिकवरेबल नहीं है, इरिकवरेबल बन गया है और हम जो है इसे वसूल नहीं कर सकते, इसीलिए हम या तो बेड डेट फंड या फिर रिजर्व फंड में से इसको जो है इसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। यदि समिति किसी फाइनेंसिंग बैंक से संबंधित है और उस पर ऋण है तो उसे पहले बैंक और रजिस्ट्रार की लिखित मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर कोई फाइनेंसिंग बैंक से संबंध है, यानी फाइनेंसिंग बैंक से उसने जो है सोसाइटी ने क्या ले रखा है, लोन ले रखा है, तो ऐसे डेट को जो है लिखने से पहले बैंक और रजिस्ट्रार की जो रिटर्न परमिशन है वो लेनी पड़ेगी। और यदि समिति जो है वो संबंध तो है लेकिन वित्तीय बैंक पर ऋणी नहीं है,
तो केवल रजिस्ट्रार की मंजूरी से जो है वो आवश्यक है। यानी अगर किसी फाइनेंसिंग सोसाइटी से किसी दूसरी सोसाइटी ने लोन ले रखा है और उस सोसाइटी, एक फाइनेंसिंग सोसाइटी है और एक हमारी मेन सोसाइटी है, अब अगर फाइनेंसिंग सोसाइटी से इस सोसाइटी ने लोन ले रखा है तब तो ये अपने बेड डेट को लिखने से पहले फाइनेंसिंग सोसाइटी की मंजूरी लेगी। लेकिन अगर लोन नहीं ले रखा है तो सिर्फ रजिस्ट्रार की परमिशन यहाँ पर लगेगी। यदि सोसाइटी अंतिम ऑडिट में ए या बी कैटेगरी में है, ए या बी कैटेगरी में है, तो बेड डेट फंड के खिलाफ खराब ऋण लिखने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अगर ए या बी कैटेगरी में है, लास्ट ऑडिट रिपोर्ट जो आई है उसमें, तो ये अपने बेड डेट को डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकती है, उसे किसी की परमिशन की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी जो सोसाइटीज होती है उनमें जो है बेड डेट फंड अच्छा खासा होता है, और क्योंकि बेड डेट फंड का यूज ही यही होता है कि बेड डेट फंड जो है उनको खराब ऋण जो भी रिकवरेबल है उनके लिए इस्तेमाल किया जाना है, तो फिर इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन तभी होगा जब ए या बी कैटेगरी में, इससे नीचे की कैटेगरी में होगी फिर परमिशन की जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रार जो है वो परमिशन देते समय बेड डेट फंड की पुनर्भरपाई और रिजर्व फंड से लिखी गई राशि की बहाली के लिए शर्तें लगा सकता है। रजिस्ट्रार शर्तें लगा सकता है कि अभी आप बेड डेट फंड या फिर जो रिजर्व फंड है उससे पैसा ट्रांसफर कर रहे हो अपने लोन जो आपका रिकवरेबल नहीं है उसको चुकता करने के लिए, तो ये पैसा वापस उस फंड के अंदर आप कितने सालों में जमा करवाओगे, तो उसके लिए शर्तें लगा सकते हैं कि आपको प्रॉफिट में से इतना हिस्सा, मान लीजिए एक्स हिस्सा है, वो पर ईयर देना होगा। पर ईयर कहाँ जाएगा आपके पास में, या तो बेड डेट फंड में जाएगा या फिर रिजर्व फंड में, जिससे भी आपने पैसा निकाला है उस फंड में वापस जाएगा, ताकि इन फंड को जो है वापस बहाल किया जा सके। इसके लिए शर्तें लगा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में रूल नंबर 55 कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड। अब जो सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि है उसके लिए भी हमने देखा था कि सोसाइटीज को जो है, सभी सोसाइटीज को कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो इस फंड के अंदर जो है ट्रांसफर करना होता है, ताकि सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा दिया जा सके। सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने भी सहकारी सोसाइटीज हैं, उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग पे ये पैसा खर्च हो सके। तो सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि का गठन कौन करेगा, रजिस्ट्रार करेगा। और ये रजिस्ट्रार जो है वो यहाँ पर हर सोसाइटी के ऊपर एक चार्ज क्रिएट करेगा कि आपको जो है इतना पैसा जो है कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड में देना है। और ये जो है भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू की तरह जो है यहाँ पर वसूल किया जा सकता है। कौन सी धारा के तहत, धारा 100 के तहत, धारा 100 के तहत जो है इसे वसूल किया जा सकता है, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसकी धारा 100 के तहत। शुद्ध लाभ के आवंटन के 2 माह के भीतर जमा करवाना होगा। तो ये इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए एक सोसाइटी है, सोसाइटी को एक प्रॉफिट होता है और रजिस्ट्रार उस पे एक नियत राशि जो है वो तय करता है कि ये इतना पैसा जो है प्रॉफिट का इतना परसेंटेज आपको कोऑपरेटिव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फंड में डालना पड़ेगा। और ये है जो एक तरह का चार्ज होता है, एक तरह का भार होता है सोसाइटी पे, मतलब सोसाइटी को इसे देना ही पड़ता है, सोसाइटी इसके लिए मना नहीं कर सकती। और अगर कोई सोसाइटी इस फंड को, उस फंड में राशि डालने से मना करती है तो उसे लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूल किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये आपके ऊपर जो है लागत है, ये सरकार की तरफ से आपके ऊपर जो है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है, ये आपको, आपकी इच्छा हो या ना हो, आपको यहाँ पर जमा करवाना ही पड़ेगा। इसे यहाँ पे एक दान पुण्य की तरह मत मान लीजिए कि ट्रेनिंग और एजुकेशन फंड में पैसा बचेगा तो हम दे देंगे, और कभी जाकर के ये बोल दिया, कोई सोसाइटी बोल दे कि भाई हमारे प्रॉफिट था वो तो सारा खर्च हो गया तो हम नहीं दे सकते। वैसा कुछ भी नहीं होगा। आपको 2 महीने के भीतर जो नियत प्रतिशत है उसे यहाँ पर जमा करवाना पड़ेगा। यदि कोई अधिकारी यानी कोई एम्प्लॉई या इस नियम का पालन करने में विफल रहता है तो उसको यहाँ पर पर्सनल रूप से जो है रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा, जिम्मेदार माना जाएगा। अगर जैसे अभी आप जा रहे हैं जॉब में और आपकी मान लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर जो है कोऑपरेटिव ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फंड में पैसा जमा करवाना है और आप नहीं करवा पा रहे हैं, तो उसके लिए आप पर्सनली जिम्मेदार होंगे। अब यहाँ पर ये जो फंड बनेगा इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा, जैसा कि नाम है, ये सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और ये जो फंड है इसका एक हिस्सा जो है राजस्थान राज्य सहकारी संघ यानी यूनियन को ट्रांसफर होगा, और दूसरा जो है डिस्ट्रिक्ट यूनियन होगा जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, उसको दिया जाएगा। फंड पहले सरकार के पास आएगा, सरकार कहां पर देगी, स्टेट यूनियन को देगी, फिर इसे जो है डिस्ट्रिक्ट यूनियन को देगी। अलग अलग यूनियन बने होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, और उन यूनियन के अंदर ये जो यूनियन होते हैं वो क्या काम करते हैं, इन सोसाइटी से रिलेटेड, इनके वर्कर से रिलेटेड जो जितने भी मुद्दे होते हैं उनको भी उठाते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम भी करते हैं। अब ये धरातल पे कितना होता है कितना नहीं होता वो एक अलटुगेदर अलग मैटर है, लेकिन कानून में तो ये है। ठीक है। महिला सहकारी समितियों के शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए भी निधि का उपयोग किया जाएगा। ये जो फंड होगा इसका जो जितने भी वुमेन सोसाइटीज हैं उनमें एजुकेशन और ट्रेनिंग के लिए, अगर इनको एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है किसी वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो यहाँ से जो पैसा जो है वो गवर्नमेंट या यूनियन जो है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना हुआ है या स्टेट लेवल पे बना हुआ है, वो क्या कर सकता है, यहाँ पर इस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है।
नेक्स्ट है रूल नंबर 56 इज इन्वेस्टमेंट ऑफ अदर फंड्स, यानी अन्य निधियों का निवेश, यानी इसके अलावा जो है, अभी तक हमने रिजर्व फंड देखा को बेड डेट फंड देखा, अब जो है बाकी सारी जितने भी फंड्स हैं उनका निवेश कहाँ किया जाएगा। निवेश यानी सोसाइटी, देखिए सोसाइटी जो है वो क्या करती है, फंड्स बनाती है। फंड्स बनाएगी तो उसमें साल दर साल क्या होगी, वृद्धि होगी। आज अगर 5 लाख है तो अगले साल उसमें और हिस्सा आएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये जो फंड है इसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। सोसाइटी अपने ऑफिस के अंदर इसको एज ए कैश तो नहीं रख सकती, तो उसको निवेश करेगी। तो निवेश कहाँ पर कर सकती है, ये जो है सेक्शन 49 में निर्दिष्ट तरीकों में निवेश कर सकती है। सेक्शन 49 जो है हमारे रूल में दिया हुआ है, उसमें जो भी तरीके हैं उनमें निवेश कर सकती है। या फिर रजिस्ट्रार किसी भी या समिति या वर्ग के लिए निवेश की अधिकतम राशि भी निर्धारित कर सकता है कि अगर आपका फंड जो है वो मान लीजिए 100 रुपए है तो आपको 50 रुपए या 60 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर भी एक रिस्क होता है। आप शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, आप किसी बैंक में लगा रहे हैं, आप किसी दूसरे सोसाइटी की डिबेंचर या बॉन्ड खरीद रहे हैं, आप गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, तो ऑब्वियसली रिस्क जो है फाइनेंशियल मामलों में हमेशा इन्वॉल्व रहता है। तो इसके लिए यहाँ पर केपिंग लगाई जाती है, रजिस्ट्रार केपिंग करेगा कि इससे ज्यादा फंड का यूज नहीं कर सकते। अब निवेश उतार चढ़ाव निधि, अब हमने जो है यहाँ पर क्या कर दिया, हमारे पास में फंड आया और उस फंड को हमने इन्वेस्ट कर दिया ये सोच करके कि भी प्रॉफिट होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। प्रॉफिट के बजाय नुकसान भी हो सकता है। आज आपने 10 लाख रुपए जमा करवाए और 2 साल बाद में वो 10 लाख रुपए जो है 5 लाख बन गए, तो ऐसे केस में वो फंड की आपूर्ति कहाँ से होगी? सोसाइटी ने तो एक पर्पज के लिए फंड बनाया है और वो फंड में नुकसान हो गया तो उसकी आपूर्ति कहाँ से होगी? तो उसके लिए एक दूसरा फंड बनाया जाएगा, यानी फंड को सिक्योर करने के लिए एक दूसरा फंड बनाया जाएगा जिसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोला जाएगा। यदि समिति ने अपनी कार्यशील पूंजी का 10% से अधिक, जो वर्किंग कैपिटल का अगर 10% से अधिक जो है वो सिक्योरिटीज में दे रह रखा है, तो उसे इस फंड का जो है गठन करना जरूरी है। अगर जो वर्किंग कैपिटल है उसका कितना 10% से अधिक, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो है फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो फंड है वो कब बनाया जाएगा? जब किसी भी सोसाइटी ने अपनी वर्किंग कैपिटल का 10% से ज्यादा जो है वो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रखा हो, तब इसको बनाया जाएगा। रजिस्ट्रार ये भी जो है निर्देश दे सकता है कि प्रति वर्ष नेट प्रॉफिट में से एक निर्धारित प्रतिशत जो है वो इस फंड में जमा किया जाए, ताकि इन केस अगर फ्लक्चुएशन होता है या उतार चढ़ाव होता है, चढ़ाव में तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतार हो गया तो उसके लिए ये फंड काम में आएगा। चढ़ाव में तो फिर बल्ले ही बल्ले है, जरूरत है नहीं। भूमि और भवन में भी निवेश कर सकती है। ये जो फंड्स होते हैं वो रजिस्ट्रार की अनुमति से ये जो सोसाइटी है वो या तो जमीन खरीद सकती है, बिल्डिंग खरीद सकती है, या पट्टा ले सकती है, किसी जमीन को लीज पे ले सकती है जिससे इनकी इनकम हो। तो ये सब कर सकती है, लेकिन सबसे पहले क्या होगा, रजिस्ट्रार की अनुमति इनको लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑब्जेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ रिजर्व फंड, यानी जो रिजर्व फंड है उनका उद्देश्य क्या होगा और यहाँ पर निवेश क्या होगा। रिजर्व फंड का उद्देश्य क्या होता है? देखिए रिजर्व फंड, बेड डेट फंड का उद्देश्य हमें पता है, अगर कोई खराब लोन हो जाए, बेड डेट हो जाए तो उसके अगेंस्ट लिखा जा सकता है। लेकिन रिजर्व फंड क्यों बनाया जाता है? रिजर्व फंड समिति की अप्रत्याशित हानियों को पूरा करने के लिए होता है, यानी कभी ऐसा कोई लॉस हो जाए जिसको हमने सोचा नहीं था। हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अभी कोरोना काल में देखा होगा, कोरोना काल में वर्कर्स जो है काम करने ही नहीं जा रहे, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जो कोई अगर प्रोड्यूसर सोसाइटी है जहां पर वर्कर्स आकर के काम करते हैं और किसी चीज का प्रोडक्शन करती है, अलग अलग तरीके की सोसाइटीज है, जब उनका काम काज ही ठप हो गया तो ऐसे केस में सोसाइटीज का क्या होगा? अगर उनके पास कोई फंड नहीं होगा, अगर उनके पास कोई रिजर्व नहीं होगा, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगी, बंद होने की कगार पे पहुंच सकती है। तो इस प्रकार की अप्रत्याशित हानियों को पूरा करने के लिए जो है रिजर्व फंड बनाया जाता है, जिससे कि कभी भी कोई मुसीबत आ जाए तो सोसाइटी जो है वो वाइंड अप होने की कंडीशन में ना आ जाए, बैंकरप्ट भी ना हो जाए। ये इंडिविजुअल है और इनडिविजिबल है और किसी भी सदस्य का इस पर कोई दावा नहीं होगा। कभी भी कोई भी मेंबर जो है इस तरह के फंड के ऊपर दावा नहीं कर सकता। अगर वाइंड अप भी हो रहा है सोसाइटी का, सोसाइटी जो है वो समाप्त हो रही है, ऐसे केस में भी यहाँ पर इन पर दावा नहीं किया जा सकता कि ये फंड हमारी प्रॉफिट में से निकाल करके बनाया गया था तो लाओ हम मेंबर्स में आपस में बांट लेते हैं, ऐसा नहीं होगा, ये इंडिविजिबल है। नेक्स्ट है निवेश के तरीके। अब फंड्स को कहां कहां पर निवेश किया जा सकता है? रिजर्व फंड को ऑब्वियसली हमने पहले पढ़ा था, 49 के तहत निर्दिष्ट तरीकों में निवेश किया जा सकता है, या रजिस्ट्रार की मंजूरी से जो सहकारी आवास समिति यानी हाउसिंग सोसाइटीज है वो इसका यूज जो है वो अपने जो हाउसिंग सोसाइटीज है उनके पास में मकान होंगे उनके रखरखाव और मरम्मत के लिए भी कर सकती है। बाकी सारी सोसाइटीज है वो अप्रत्याशित हानियों के लिए करती है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटीज को एग्जम्पशन दिया हुआ है कि वो अपने भवनों की रखरखाव और मरम्मत के लिए भी इनको खर्च कर सकती है, लेकिन रजिस्ट्रार की मंजूरी से। मान लीजिए कोई हाउसिंग सोसाइटी है और उसमें कोई बड़ा काम निकल आया, मान लीजिए कोई भूकंप आ गया जिससे मकानों में दरारें आ गई,
और सारे मेंबर्स जो है वो इतना, जो सोसाइटी में रहते हैं वो इतना पैसा चुकाने की स्थिति में नहीं है कि उसको दोबारा से सही करवा लिया जाए, तो ऐसे में रजिस्ट्रार की मंजूरी लेकर के यहाँ पर रखरखाव और मरम्मत के लिए इनका भी इस्तेमाल कर सकती है। और इसके अलावा अप्रत्याशित हानि आपने देख लिया, लेनदारों के दावों और विशेष आवश्यकताओं के लिए भी इस फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 58 विच इज डिस्पोजल ऑफ रिजर्व फंड ऑन वाइंडिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब मान लीजिए अगर किसी सोसाइटी का परिसमापन हो रहा है, वाइंड अप हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर जो रिजर्व फंड के अंदर जो पैसा रखा हुआ है वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हमने पहले भी पढ़ा था, मेंबर्स को बांट दिया जाएगा? नहीं, यहाँ पर मेंबर्स जो है वो दावा नहीं कर सकते। इसके विघटन पर जो है पहले तो सबसे पहला इनका अधिकार होगा लाइबिलिटीज को चुकाने में। अगर सोसाइटी के ऊपर कोई ऋण है, कोई इससे मांग रहा है, कोई मांग तोड़ा है, तो उसको चुकाने के लिए किया जाएगा। और अगर इसके बाद में उसे बच जाता है तो पब्लिक यूटिलिटी के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? पब्लिक यूटिलिटी के लिए किया जाएगा। एक्ट में हमने इससे विस्तार में जो है पढ़ा था कि ये जो फंड है वो किसी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो समान उद्देश्य के लिए बन रही है उसके रिजर्व फंड में भी डाला जा सकता है। इसके अलावा और किन किन उद्देश्यों में किया जा सकता है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि ये जो रिजर्व फंड है उनका इस्तेमाल और कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। नेक्स्ट फंड हमारे पास में कौन सा है? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज, जितने भी वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनकी जो सैलरी होती है उसमें से जो है पीएफ कटता है। और वो पीएफ इसलिए कटता है ताकि अगर कोई सोसाइटी का मान लीजिए कोई कर्मचारी है वो रिटायरमेंट हो रहा है तो उस समय उसे एकमुश्त राशि दी जाती है। किसी का मान लीजिए कोई आकस्मिक किसी घटना के अंदर किसी की मृत्यु हो गई तो उसको सहारा देने के लिए उसको कुछ राशि दी जाती है। ये प्रावधान होते हैं। जैसे अभी आप भी जॉब लगेंगे तो आपका पीएफ कटेगा, तो ये जो है रजिस्ट्रार की मंजूरी से अपने कर्मचारियों के लिए जो है पीएफ फंड का प्रबंधन करेगी। ये यहाँ पर प्रबंधन करेगी सोसाइटी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सोसाइटी को क्या अधिकार दिया हुआ है, सोसाइटी की कमेटी को क्या अधिकार दिया हुआ है कि यहाँ पर ये उसको मैनेज कर सकती है। इनका काम मैनेज करना होता है क्योंकि ये पैसा जो है वो कर्मचारियों का है, ना तो इसे ये किसी अपने बिजनेस में यूज ले सकते हैं, ना किसी सोसाइटी से संबंधित अन्य काम में यूज ले सकते हैं। सिर्फ इसका मैनेजमेंट का इनका जो है यहाँ पर कार्य दिया हुआ है। अब इसका उपयोग कहाँ होगा? कर्मचारी अगर रिटायर होते हैं या मान लीजिए कोई एडवांस मांगता है, किसी की कोई आवश्यकता आ जाती है तो अपने पीएफ से वो जो है एडवांस पैसा भी मांग सकता है, एडवांस सैलरी मांग सकता है। इतने ये सारे जो कार्य होते हैं इनके लिए किया जाएगा। लेकिन जो है कर्मचारी के वेतन से 10% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जा सकता। जैसे जो मैनेजर बनेंगे उनकी तनख्वाह लगभग 40-45 हजार के लगभग होगी। अभी जो नया हमारा पे स्केल आ रहा है उसके हिसाब से इनिशियली पहले शायद 34,000 थी, अब कितनी है आई डोंट नो। तो उसमें से आपका 10% यानी 3,400 रुपए से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। कितना लिया जा सकता है? 3,400। 10% से ज्यादा नहीं लिया जा सकता। इसमें कुछ पैसा जो है वो सोसाइटी भी डालती है, जितना एम्प्लॉइज देते हैं उतनी सोसाइटी भी डालती है और उसको पीएफ फंड में वहां पर जमा करवा दिया जाता है ताकि जब भी ये सोसाइटी का मेंबर जो है वो रिटायर हो या फिर कोई ऐसी आपदा आ जाए, प्राकृतिक आपदा, तो इस केस में उसको सहायता दी जा सके। 60 है कंडीशन टू बी कंप्लाइंट विथ बाय गवर्नमेंट अप्लाइंग फॉर लोन। यानी ऋण के लिए जो आवेदन कर रहे हैं, जो लोन लेने वाले हैं, वो क्या क्या चीजों का पालन करेंगे, वो शर्तें यहाँ पर दी जा रही है। तो शर्तें जो है वो बाईलॉज के हिसाब से होगी। बाईलॉज के हिसाब से जो है यहाँ पर शर्तें होगी। और जो लोन मांगने आ रहा है उसको यहाँ पर शेयर भी खरीदने होंगे, क्योंकि शेयर खरीदेगा तभी वो मेंबर बनेगा। और हमने पहले देखा था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनमें सिर्फ मेंबर्स के साथ ही ट्रांजैक्शन हो सकता है, मेंबर बनने के लिए शेयर खरीदने होते हैं। तो सिंपल बात है कि शेयर रखना जरूरी है लोन लेने के लिए। और ऋण की जो अधिकतम सीमा है कि किसी भी मेंबर को आप कितना अधिकतम ऋण दे सकते हैं या कितने टाइम में उसको चुकाना है, ये रजिस्ट्रार द्वारा जो मापदंड डिसाइड किए जाएंगे, जो नॉर्म्स डिसाइड किए जाएंगे, उसके अनुसार यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हमारे पास में 61 विच इज कंडीशन फॉर बोरोइंग बाय सोसाइटीज विद लिमिटेड लाइबिलिटी। यानी जो सीमित दायित्व वाली सोसाइटियां हैं वो उनको जो है उधार लेने की शर्तें कितनी है। अब यहाँ पर जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटी है, हमने एक यहाँ पर सोसाइटी बनाई। क्या बनाई? सोसाइटी। और ये सोसाइटी जो है वो लोन लेना चाहती है, ये लोन लेना चाहती है। यहाँ पर इस रूल का संबंध है लोन लेने के लिए। तो ये कितना लोन ले सकती है किसी दूसरी सोसाइटी से? ये रजिस्ट्रार की पूर्व मंजूरी के बिना जो है अपनी शेयर पूंजी, रिजर्व फंड और भवन निधि के कुल योग का 10 गुना से ज्यादा शेयर नहीं ले सकती। यानी इसके पास जितना रिजर्व फंड पड़ा है, जितनी इसकी शेयर पूंजी पड़ी है और जितना इसके पास में भवन निधि है, जितना इसके पास में मकान और एसेट है, उसका 10 गुना से ज्यादा लोन आप नहीं ले सकते। अगर आपके पास में इन तीनों को मिलाकर के 10 रुपए हो रहे हैं तो आपके मैक्सिमम लोन लेने की कैपेसिटी जो है वो किस पर कैप की हुई है? 100 रुपीज पे। लेकिन इससे ज्यादा अगर इनको लोन चाहिए तो वो फिर कैसे ले सकते हैं? उनको रजिस्ट्रार से जो है पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके बाद में जो सेंट्रल बैंक और अर्बन बैंक है उनके लिए ये सीमा जो है 12 गुना है। सेंट्रल बैंक जिनको हम सीसीबीज बोलते हैं
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिनको यूसीबी बोलते हैं, इनके लिए जो है 12 है, और इसके लिए भी कितनी है, इसके लिए भी 12 है, और बाकी सब सोसाइटी इसके लिए कितनी है, 10 गुना है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, 12 गुना सीसीबी और यूसीबी के लिए, और बाकी सब के लिए यहाँ पर 10 गुना है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट हमारे पास में है जो है जो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक है उसकी उधार लेने की शर्तें, यानी कंडीशन ऑफ फॉर बोरोइंग ऑफ राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। देखिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का सीधा सा मतलब यहाँ पर क्या है, जो अपेक्स बैंक है हमारी, जो अपेक्स बैंक है जो जयपुर में स्थित है, उसके लिए ये जो है शर्तें लागू की गई है। ये कितना ले सकती है, ये 15 गुना ले सकती है। इसके लिए सीमा कितनी है, 15 गुना। तो यहाँ पर अपेक्स के लिए कितनी है, अपेक्स के लिए है 15 गुना, सीसीबी के लिए और यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए 12 गुना, और अदर्स के लिए यहाँ पर इन्होंने कितना कर रखा है, 10 गुना। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर बोरोइंग ऑफ लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है उसको यहाँ पर 20 गुना दिया गया है। लैंड डेवलपमेंट बैंक इसको यहाँ पर 20 गुना। सबसे ज्यादा लोन कौन ले सकती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक ले सकती है, क्योंकि लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो भारत की इकोनॉमी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है निभाती है। कैसे, क्योंकि लैंड डेवलपमेंट बैंक का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, वो ये है कि वो किसानों को भूमि के सुधार के लिए यहाँ पर जो है ऋण उपलब्ध करवाए, या फिर जो भूमि के ऊपर जितने भी बाकी सारे काम हो रहे हैं, भले ही वो पशुपालन हो, मुर्गी पालन हो, इससे रिलेटेड जो काम है उनके लिए यहाँ पर पैसा जो है उपलब्ध करवाए। और भारत की जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो कृषि पे आधारित है अभी भी, और कृषि में अगर कोई भी सुधार होता है वो ओवरऑल इम्पेक्ट करता है हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि खाना जो है वो सबसे बेसिक नीड है किसी भी इंसान की। तो इसीलिए यहाँ पर जो है इसमें जो है इनको 20 टाइम्स जो है लिमिट दी गई है अपने रिजर्व फंड शेयर पूंजी का, 20 गुना तक ये उधार ले सकते हैं, और वो पैसा वापस मार्केट में जाएगा, किसानों के पास में जाएगा। किसान जो है वहां पर उससे अपना काम करेंगे तो उससे प्रोडक्शन होगा, और वो डायरेक्टली जो है इकोनॉमी के अंदर ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा। उस पैसे के सेंट्रलाइज होने का रिस्क बहुत कम है, सेंट्रलाइज होने का रिस्क बहुत कम है। नेक्स्ट है हमारे पास में लोन एंड डिपॉजिट फ्रॉम नॉन मेंबर्स इन अनलिमिटेड लाइबिलिटी सोसाइटी, यानी जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली सोसाइटी है वो गैर सदस्यों से ऋण और जमा जो है कितना ले सकती है। गैर सदस्यों से जो ऋण है वो ऋण और जमा लेने के लिए उन्हें पहले क्या लगेगा, रजिस्ट्रार की परमिशन लगेगी। रजिस्ट्रार अगर परमिशन दे देता है किसी सोसाइटी को कि ये नॉन मेंबर से आप लोन ले सकते हैं या जमा ले सकते हैं, तो ही वो यहाँ पर जमा और लोन ले सकती है। और इसकी जो मैक्सिमम लिमिट जो है वो जनरल जो बैठक होगी, जनरल मीटिंग होगी, उसके अंदर जो है इसकी सीमा डिसाइड की जाएगी, और 4 माह का समय देकर इसमें बदलाव कर सकते हैं। रजिस्ट्रार की मंजूरी मिल गई, मंजूरी देने के बाद में जो है यहाँ पर हमने जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर इसकी सीमा तय कर दी, लेकिन हमें लग रहा है इसकी सीमा को बढ़ाना या घटाना है, तो 4 महीने पहले जो है यहाँ पर बदलाव कर सकती है रजिस्ट्रार की मंजूरी लेकर के, उन्हें 4 महीने पहले सूचित करके। नेक्स्ट हमारे पास में है रूल नंबर 65 विच इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांजैक्शन विद नॉन मेंबर्स। ये हमने एक्ट में भी पढ़ा था कि रजिस्ट्रार जो है वो किसी समिति के कामकाज के हित में गैर सदस्यों के साथ लेन देन को क्या कर सकता है, या तो विनियमित कर सकता है, रूल्स एंड टर्म्स के साथ उन्हें जो है बाउंड कर सकता है, या फिर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, बांध सकता है, प्रतिबंधित कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास रूल नंबर 66 है रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्रांट ऑफ लोन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज अगेंस्ट इट्स ओन शेयर। कोई भी सहकारी सोसाइटी जो है वो लोन दे रही है, वो लोन अपने खुद के शेयर्स के खिलाफ लोन नहीं दे सकती है। ऐसा नहीं है कि आप लोन लेने गए और आपको सोसाइटी ने पूछा कि सिक्योरिटी के लिए बताइए आपके पास क्या है, आप किस चीज को गिरवी रखेंगे, तो आपने बोल दिया कि आप ही की सहकारी सोसाइटी के मेरे पास इतने शेयर हैं, इनको गिरवी रख के मुझे लोन दे दो, तो ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं कर सकती कोई भी सोसाइटी। नेक्स्ट है 67 मैम। अब देखिए ये जो है खुद के शेयर के खिलाफ ऋण देने का यहाँ पर जो है प्रतिबंध क्यों है, अगर आप जो कॉमर्स पढ़ेंगे, आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो उसमें देखिए कोई भी सोसाइटी है उसमें ये रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हमारे जो शेयर की प्राइस होती है वो शेयर की प्राइस किस पे डिपेंड करती है, एसेट्स पे। ठीक है, एसेट्स पे जो एसेट्स जो हैं जैसे गुडविल हो गई या जो फिजिकल एसेट्स हो गए, एसेट्स ऊपर जाएंगे तो शेयर की प्राइस भी ऊपर जाएगी, एसेट्स अगर डाउन जाएंगे तो शेयर की प्राइस भी नीचे जाएगी। तो ये एक फ्लक्चुएटिंग एसेट है शेयर जो है। तो ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर सोसाइटी अच्छा कर रही हो, शेयर का प्राइस जो है वो अच्छा हो, मान लीजिए किसी सोसाइटी का शेयर जो है वो 200 रुपए का है और उस टाइम इसके मेंबर्स इसे 200 रुपए के बदले में गिरवी रख करके यहाँ से लोन ले लेते हैं, तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ से लोन लेने के बाद में अगर ये शेयर की प्राइस गिर जाती है तो ऐसे केस के अंदर शेयर की प्राइस कम हो जाती है, कोई लॉस होता है, तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पर सोसाइटी को जो है ये इसके ऊपर जो लोन दिया था उसमें इसका जो है नुकसान
चुकाने की स्थिति में जो है सोसाइटी आ जाएगी। इसीलिए किसी भी फ्लक्चुएटिंग एसेट्स जो खुद का हो शेयर का इसका सोसाइटी का, जिसमें जो है उतार चढ़ाव हो सकता हो या फिर जो घपला सीधी सी बात करें करने की गुंजाइश हो, ऐसा यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट है 67 मैनर ऑफ रिकॉलिंग लोन्स, यानी ऋण जो है उसको वापस मांगा जा सकता है। सोसाइटी जो है किसी सदस्य को ऋण देती है और पता चलता है कि वो लोन जो है जिस उद्देश्य के लिए लिया गया था, आपने जाकर के लोन लिया कि ये लीजिए खेत गिरवी रख रहे हैं, और खेत गिरवी रखने के बाद में जो है हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक मकान बनाने वाले हैं, और उस मकान से जो है हम उसके अंदर हमारी जितने भी कृषि उत्पाद होंगे उनको क्या करेंगे, यहाँ पर उन कृषि उत्पादों को स्टोर करेंगे। तो आपने उस उत्पाद को स्टोर करने के लिए मकान बनाने की जगह क्या कर दिया, वहां पर अपने लड़के की शादी कर दी। और सोसाइटी को जैसे ये पता चलता है कि जिस उद्देश्य के लिए दिया गया था उसके लिए ऋण का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो 1 सप्ताह का नोटिस देगी। कितना देगी ये? 1 वीक का नोटिस देगी, और वापिस मांग सकती है कि क्योंकि आपने उस उद्देश्य के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप ये पैसा हमें वापिस जमा करवा दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड रिसोर्सेज, यानी जो तरल संसाधन है सोसाइटी के उनका रखरखाव किस तरह से किया जाएगा। जमा स्वीकार करने और नकद ऋण देने वाली समितियों को रजिस्ट्रार के निर्धारित मानकों के अनुसार जो है फ्लूइड रिसोर्सेज को बनाए रखने होंगे। ऐसी सोसाइटीज जो डिपॉजिट्स लेती है या फिर कैश में जो ऋण देती है उनको फ्लूइड रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे, उनके पास कुछ कैश अमाउंट होना चाहिए। देखिए बैंक्स भी यही करते हैं, क्योंकि बैंक में बहुत सारे लोग पैसा जमा करवाते हैं और वो पैसे जो है बैंक कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, तो सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मान लीजिए एक बार में कोई ऐसी आपदा आ गई कि सारे मेंबर्स हमसे पैसा वापस मांगने आ गए, तो हमने तो क्योंकि इन्वेस्ट कर रखा है तो उन्हें कहां से देंगे। तो इसके लिए एक निर्धारित सीमा होती है, उस सीमा के अनुसार जो है यहाँ पर फ्लूइड रिसोर्सेज रखने पड़ते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रार जो है वो नेशनल बैंक से जो है परामर्श करके CRWA जो है वो निर्धारित करेगा, यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स जो है इनका रेशियो जो है वो यहाँ पर निर्धारित करेगा। नेक्स्ट है 69 एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, यानी लाभ का विनियोग, यानी जो लाभ जो है उनको विभिन्न निधियों के अंदर जो है यहाँ पर विनियोजित किया जाएगा, और लाभ में से ब्याज खर्च और हानियों को घटाकर जो नेट प्रॉफिट है उसकी गणना की जाएगी, और नेट प्रॉफिट की जो गणना करने के बाद में उसे जो है डिफरेंट फंड्स के अंदर डाला जाएगा, उसे जो है डिविडेंड दिया जाएगा, उससे जितने भी सोसाइटी को जो चीजें चुकानी है उनको चुकाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में 7 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, यानी शुद्ध लाभ का वितरण। जो हमारे पास में शुद्ध लाभ होगा, नेट प्रॉफिट होगा, उसका वितरण किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है शुद्ध लाभ का एक हिस्सा जो है वो रिजर्व फंड में जमा किया जाएगा। जो आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका एक हिस्सा जो है वो रिजर्व फंड में दिया जाएगा, और इसके बाद में सदस्य के शेयरों के ऊपर उनको डिविडेंड दिया जाएगा जो नेट प्रॉफिट का 10% से अधिक नहीं हो सकता। अगर आपको पूछा जाए कि नेट प्रॉफिट का कितना परसेंट तक जो है वो डिविडेंड दिया जाता है, तो 10% से अधिक नहीं दिया जा सकता। और उसके बाद में जो मेंबर्स हैं उनको बोनस भी दिया जा सकता है, लेकिन वो बोनस जो है वो नेट प्रॉफिट के 25% से अधिक नहीं होगा। यहाँ पर जो डिविडेंड दिया जा रहा है वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 10% होना चाहिए, और जो बोनस दिया जा रहा है वो मैक्सिमम 25% होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बोनस एंड डिविडेंड्स इक्वलाइजेशन फंड। यहाँ पर बोनस और लाभांश की जो समीकरण निधि है उसको बनाया जाएगा, ताकि इसका उपयोग किस तरह से किया जा सके, बोनस और लाभांश के भुगतान के लिए किया जा सके। कहीं पर मान लीजिए ऐसा हो गया कई बार कि सोसाइटी को इस साल जो है प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो गया, तो ऐसे केस में उनको जो है डिविडेंड कहां से मिलेगा, कहां से उनको जो है बोनस देगी सोसाइटी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर सोसाइटी बोल दे कि क्योंकि प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हम आपको डिविडेंड भी नहीं देंगे और हम आपको जो है बोनस भी नहीं देंगे। तो ऐसे में जो मेंबर्स यहाँ पर जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, अच्छा सोसाइटी के साथ बिजनेस किया है, उनको आप बोनस आपको देना होता है, ताकि आप उनकी जो है उत्साह का वर्धन कर सके। तो इसके लिए यहाँ पर जो है बोनस एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड यहाँ पर बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है, चलिए ये हो गया हमारा आज का चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, जो हमारा रूल 71 तक हो गया। उम्मीद है ये जो चैप्टर है वो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप इसके साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, और नेक्स्ट जो है क्लास होगी उसमें इससे आगे के चैप्टर हम पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक ये आपको समझ में आ गया है तभी आप एमसीक्यू के पार्ट पे जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं कि एमसीक्यूज इसके क्या क्या हैं। तो जो बेड डेट लिखने के लिए किस फंड का इस्तेमाल किया जाता है? ऑब्वियसली बेड डेट फंड होगा। अगर बेड डेट फंड में कमी पड़ जाए, अगर बेड डेट फंड से भी उसका भुगतान नहीं हो रहा, तब हम रिजर्व फंड पे जाते हैं, फिर हम शेयर पूंजी पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बेड डेट फंड। खराब ऋण को लिखने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक है? तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सामान्य सभा की और फिर रजिस्ट्रार की, यानी ये दोनों की जो है मंजूरी यहाँ पर आवश्यक है। सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि का गठन किसके द्वारा किया जाता है? इसका गठन कौन करता है?
रजिस्ट्रार करता है। रूल्स के हिसाब से इसका गठन कौन करता है? रजिस्ट्रार करता है। सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि में योगदान किस पर चार्ज होता है? ये समिति के फंड्स पे चार्ज होता है। अगर समिति नहीं चुका पाए तो इसके फंड से इसको चुकाया जा सकता है। समिति द्वारा निवेश उतार चढ़ाव नीति यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, उसका गठन कब किया जाता है? जब निवेश कार्यशील पूंजी का कितना हो? 10% से अधिक हो, 10% या फिर 10% से अधिक हो, तो ऐसे केस में फ्लक्चुएशन फंड यहां पर बनाया जाता है। रिजर्व फंड का जो है प्राइमरी मोटिव क्या है? रिजर्व फंड किस लिए बनाया जाता है? तो वो अप्रत्याशित हानियों को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में रिजर्व फंड का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? लाभांश के भुगतान के लिए बिल्कुल नहीं किया जा सकता, भवन निर्माण के लिए भी नहीं किया जा सकता। ये जो है हानियां और लेनदारों के दावे पूरा करने के लिए ही रिजर्व फंड का इस्तेमाल हो सकता है। और समिति का अगर परिसमापन हो रहा है तो रिजर्व फंड कहां पर जाएगा? सबसे पहले जो है समिति के जो है दायित्वों को चुकाया जाएगा। लाभांश तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता, निवेश भी नहीं किया जाता, भवन निर्माण भी नहीं किया जाता। सबसे पहले सोसाइटी की जो लाइबिलिटीज है उनको चुकाया जाएगा। उसके बाद में अगर सरप्लस बच जाता है तो इसे पब्लिक यूटिलिटी में या फिर ऐसी कोई नई सोसाइटी बन रही हो सेम उद्देश्य वाली, तो उसके रिजर्व फंड में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। प्रोविडेंट फंड के लिए अधिकतम योगदान कितना हो सकता है किसी भी एम्प्लॉय का? तो वो यहाँ पर 10% हो सकता है। नेक्स्ट है ऋण के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों को क्या आवश्यक है? समिति के शेयर रखना बिल्कुल आवश्यक है। शेयर होंगे तभी जाकर के, क्योंकि नॉन मेंबर्स के साथ में यहाँ पर क्या है? प्रतिबंध लगाया हुआ है। सीमित दायित्व वाली समितियां अपनी शेयर पूंजी के कितना गुना तक उधार ले सकती है? ये हमने अभी देखा था 10%। उसके बाद में सीसीबी जो है और यूसीबी है वो कितना ले सकती है? 10 गुना है यहाँ पर, वो जो है उनको 12 गुना दिया गया है। अपेक्स बैंक के लिए 15 है और लैंड डेवलपमेंट बैंक के लिए 20 है। ये हमने अभी भी पढ़ा था। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की उधार सीमा क्या है? तो राजस्थान राज्य सहकारी बैंक यानी अपेक्स बैंक हो गया, ये जो है 15 गुना यहाँ पर उधार ले सकती है। नेक्स्ट है भूमि विकास बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक अभी हमने बताया था 20 गुना ले सकती है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटीज वाली समितियां गैर सदस्यों से ऋण और जमा किसकी मंजूरी से ले सकती है? रजिस्ट्रार की मंजूरी के बिना नहीं ले सकती, रजिस्ट्रार की मंजूरी होने पर ही ले सकती है। समिति द्वारा अपने स्वयं के शेयरों के खिलाफ ऋण देना क्या है? प्रतिबंधित है। इनको यहाँ पर प्रतिबंधित किया हुआ है। नेक्स्ट है यदि ऋण का उपयोग गलत उद्देश्य के लिए किया गया है तो समिति क्या कर सकती है? ऋण को तुरंत वापस बुला सकती है। कितने दिन के नोटिस में? 7 डेज का यहाँ पर नोटिस देकर के उसको जो है वापस बुला सकती है। फ्लूइड रिसोर्सेज का रखरखाव किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? रजिस्ट्रार द्वारा। रजिस्ट्रार आपको जो है बंधित करेगा कि आपको इतने जो है फ्लूइड रिसोर्सेज रखने हैं। नेक्स्ट जो है नेट प्रॉफिट की गणना में क्या शामिल नहीं होता? ब्याज, खर्च, हानियां या सदस्यों का योगदान। सदस्यों का योगदान बिल्कुल शामिल नहीं होता यहाँ पे। ब्याज, खर्च और हानियां बिल्कुल शामिल होती है। ये तीनों जो है हटाने के बाद में ही नेट प्रॉफिट आएगा। जो प्रॉफिट हुआ है उनमें से ये शामिल होती है। इनको क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में है सदस्यों को शेयरों पर लाभांश देने की अधिकतम सीमा क्या है? डिविडेंड के लिए यहाँ पर 10% है और ये इसके बाद में 25 किस पर है? बोनस पे। बोनस पे जो है वो 25% है। बोनस और लाभांश समीकरण निधि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ये तो नाम से ही पता है, बोनस और लाभांश के भुगतान के लिए। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करेंगे। और आपके जो ये एक बार क्लास कंप्लीट हो जाए तो जितने भी नोट्स है यहाँ पर जो भी मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ उनको एक ई बुक में हम जो है डाल करके आप सब लोगों को दे देंगे। आप एक बार क्लास लीजिए। क्लास लेने के बाद में ज़्यादा नहीं है, ये 5-7 दिन क्लास और चलेगी, उसके बाद में हो जाएगा। फिर हम हमारा जो नेक्स्ट जो शेड्यूल होगा उसके अंदर क्लासेस कंप्लीट होने के बाद में हम डेली इसके एमसीक्यूज करेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते। और आपको ई बुक दे दी जाएगी ताकि आप उससे जो है अपना रिवीजन कर सके। जब एक बार आप पढ़ लेंगे तभी तो रिवीजन करेंगे, ऐसे कैसे रिवीजन करेंगे? तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप सारी क्लासेस को देखें, कंप्लीट देखें, ताकि जब आपको रिवीजन करना हो तो आसानी रहे। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।